टू द चैनल बीएड करिकुलम। आज का हमारा टॉपिक होगा पेपर सेकंड से अधिगम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अधिगम के प्रत्यय के बारे में समझेंगे और इसके कुछ सिद्धांत दिए गए हैं अधिगम के विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, तो उनको हम समझेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने का हमारा उद्देश्य होगा कि हम अधिगम का अर्थ समझ पाएंगे, उसको परिभाषित कर सकते हैं, अधिगम की विशेषताओं को व्याख्यायित कर पाएंगे, थॉर्नडाइक के नियम को समझ सकते हैं, पावलो के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को व्याख्या कर पाएंगे, स्किनर के क्रिया अनुबंधन सिद्धांत को वर्णन कर सकते हैं और इन सारे ही सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ को हम समझ सकेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे अधिगम का अर्थ और इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का मतलब है सीखना। तो एक बहुत ही सामान्य और आम प्रचलित यह क्रिया है कि हम जब भी किसी चीज़ को करते हैं तो उसको पहले हम सीखते हैं, ये हमारा अधिगम होता है। ये क्रिया हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। जब बच्चे का जन्म होता है तभी से वह सीखना चालू कर देता है और यह जो है क्रिया उसके जीवन पर्यंत चलती रहती है। वह कुछ न कुछ जीवन पर्यंत सीखता ही रहता है। अगर हम सामान्य शब्दों में बात करें तो सीखना जो है व्यवहार में परिवर्तन होना, इसको हम सीखना कहते हैं। तो परंतु सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना या अधिगम नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये भी कहा गया है कि हर तरह का व्यवहार में परिवर्तन जो है सीखने में नहीं आएगा। इसमें जो है कई मत दिए गए हैं, तो कई सारी परिभाषाएं हैं अधिगम की। वुडवर्थ के अनुसार बताया गया है कि नवीन ज्ञान या नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। वुडवर्थ ने बताया है कि हम जब भी किसी नए ज्ञान को अर्जित करते हैं या नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करते हैं तो इन सारी क्रियाओं को सीखने की क्रिया कहा जाता है। गेट्स और अन्य के अनुसार इसको परिभाषित किया गया है। तो गेट्स और अन्य ने बताया है कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है। तो गेट्स और अन्य का मानना था कि अनुभव जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को पहले से कर चुके हैं, और प्रशिक्षण द्वारा जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, हमारा जो व्यवहार है किसी तरह से चेंज हो जाता है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन देखा जाता है, तो उसको हम अधिगम कहते हैं। फिर उसके बाद क्रो एंड क्रो के अनुसार एक डेफिनेशन दी गई है। क्रो एंड क्रो ने बताया है कि सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो क्रो एंड क्रो ने बताया है कि सीखना जो है वो आदतों का, ज्ञान का और अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो हम जब किसी आदत को सीख लेते हैं, किसी आदत का अर्जन कर लेते हैं या ज्ञान का अर्जन कर लेते हैं या किसी तरह की अभिवृत्ति का अर्जन कर लेते हैं, तो उसको जो है अधिगम कहा गया है क्रो एंड क्रो के अनुसार। इस तरह से जो है इस तरह के विश्लेषण करने पर हम नामांकित जो है ये सारे निष्कर्ष निकालते हैं कि इन सारी परिभाषाओं से अधिगम जो है वो सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास और अनुभूति के फलस्वरूप होता है और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। तो सारी ही डेफिनेशन को समझने के बाद हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि सीखना जो है हमारा, वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है और सीखना अभ्यास के द्वारा हम किसी चीज़ को सीखते हैं। व्यवहार में हमारे परिवर्तन जो है अभ्यास के द्वारा होता है। और जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, यानी कि हम किसी चीज़ को जो है सीख जाते हैं, तो ये जो है स्थायी परिवर्तन है, ये फिर चेंज नहीं होता है। अधिगम के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। फिर तो अधिगम के सिद्धांत को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है व्यवहारवादी सहचर्य सिद्धांत, जिसमें जो है बिहेवियरल एसोसिएशनिस्ट थ्योरीज आती हैं, और दूसरा है ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत। तो कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज इसमें आती हैं। इस तरह से व्यवहारवादी अलग हैं और कॉग्निटिव संज्ञानवादी अलग हैं।
आइए इसमें एक एक करके थ्योरी को समझेंगे। तो व्यवहारवादी में ही थॉर्नडाइक आते हैं। थॉर्नडाइक का संबंध प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आता है। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया है। इसको संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो सबसे पहले समझेंगे थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक जो है वो एक प्रयोगात्मक पशु विज्ञान मनोविज्ञान के क्षेत्र के एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। ये जो है प्रयोगात्मक पशु मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने सीखने के एक अधिगम का प्रतिपादन 1898 में अपने पीएचडी के शोध प्रबंधन जिसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस पर किया था। तो इनका जो सिद्धांत है वह जब ये पीएचडी कर रहे थे 1898 में, तब इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस के नाम से दिया। थॉर्नडाइक ने सीखने की व्याख्या करते हुए कहा है कि जब कोई उद्दीपक व्यक्ति के सामने दिया जाता है, तो थॉर्नडाइक ने यह बताया है सीखने के बारे में कि जब व्यक्ति के सामने कोई उद्दीपक दिया जाता है, उद्दीपक का मतलब है कि आपको जो करना होता है वह चीज़ अगर आपके सामने है तो उसके प्रति वह अनुक्रिया करता है। तो उसके लिए आपकी जो अनुक्रिया होगी, मतलब आप जैसा उस चीज़ को देखकर रिस्पॉन्स करेंगे, अनुक्रिया सही होने से उसका संबंध उसी विशेष उद्दीपक के साथ हो जाता है। तो अगर आपकी अनुक्रिया सही होगी, मतलब आपका रिस्पॉन्स सही होगा, तो उस उद्दीपक के साथ में आप जो चाहते हैं उसके साथ में आपका एक संबंध स्थापित हो जाएगा। इस संबंध को सीखना कहा गया है। तो इसी को जो है थॉर्नडाइक ने लर्निंग का नाम दिया है। इस तरह की विचारधारा को संबंधवाद की संज्ञा दी गई है। तो अगर ऐसी विचारधारा है तो उसको संबंधवाद कहा गया है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा गया है। तो थॉर्नडाइक ने ये जो अधिगम का सिद्धांत दिया है कि आपके सामने अगर आपका उद्दीपक होता है और आप उसके लिए जो अनुक्रिया करते हैं, यानी कि जो आपका रिस्पॉन्स होगा, उसके बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है। इस अधिगम के सिद्धांत को थॉर्नडाइक जो है वो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं और इसको जो है संबंधवाद के नाम से भी जाना जाता है। थॉर्नडाइक ने उपर्युक्त तथ्य की पुष्टि अनेक प्रयोग करके किया है। तो ये जो थॉर्नडाइक ने बताया है कि उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध, तो इसके लिए उन्होंने कई सारे प्रयोग किए हैं। बिल्ली पे, कुत्ते पे, मछली पर, बंदर पर, कई सारे उन्होंने प्रयोग किए। लेकिन उनका जो बिल्ली पर प्रयोग था वो काफ़ी मशहूर हुआ। तो आइए इस प्रयोग के बारे में जानेंगे। ये जो आपको चित्र दिख रहा है, इस तरह से थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था कि एक बॉक्स था, उसमें उन्होंने भूखी बिल्ली को बंद कर दिया था। इस बॉक्स में उस पर लच लगा हुआ था एक जो है उस पर, और उसके बगल में जो है भूखी बिल्ली के लिए खाना रखा गया था। तो अब बिल्ली को वो खाना लेना था। तो बिल्ली कैसे अपने प्रयास से उस खाने तक पहुंचती है ये देखते हैं। यही इनके प्रयोग में बताया गया है। तो इस प्रयोग में एक भूखी बिल्ली को एक पहेली बॉक्स में बंद कर के रख दिया गया था। बॉक्स के अंदर एक चटकनी लगा दी गई थी जिसको लच कहेंगे। तो ये जो चटकनी थी उसको लच कहा गया था। उसी को खोलकर तब बिल्ली को खाना मिलता, जिसको दबा कर गिरा देने से दरवाज़ा खुल जाता। तो जब दरवाज़ा खुलता तो बाहर भोजन दिखाई देता उसको, जिसके बाहर जो है दरवाजे के बाहर भोजन रख दिया गया था। चूँकि बिल्ली भूखी थी अतः उसने दरवाज़ा खोलकर भोजन खाने की पूरी कोशिश करना प्रारंभ कर दिया था। तो बिल्ली जो है बॉक्स के अंदर भूखी थी, इसलिए बिल्ली ने तुरंत ही जो है प्रयास करना चालू कर दिया था कि कैसे दरवाज़ा खुले और कैसे वो खाना खा पाए। प्रारंभ के प्रयासों में जब बिल्ली को बॉक्स के अंदर रखा गया तो बहुत सारे अनियमित व्यवहार जैसे उछलना कूदना, नोचना, खसोटना आदि होते पाए गए। तो इस तरह से बिल्ली ने प्रारंभ में कई सारे अनियमित व्यवहार किए। उसने कैसे भी करके मतलब चिटकनी को खोलना चाहा। इसी उछल कूद में अचानक उसका पंजा जो है
चिटकिनी पर पड़ गया, जिससे वो दरवाज़ा खुल गया और बिल्ली ने बाहर निकलकर भोजन कर लिया। तो जब वो अचानक से एक बार उछली कूदी और उसका पंजा चिटकिनी पर पड़ गया, तुरंत दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली तुरंत जो है बाहर निकलकर भोजन कर लेती है। बाद के प्रयासों में बिल्ली द्वारा किए जाने वाले अनियमित व्यवहार अपने आप कम हो गए थे और बिल्ली सही अनुक्रिया यानी सटीकनी दबाकर जो है दरवाज़ा खोलने की अनुक्रिया को बॉक्स में रखने के तुरंत बाद करते पाई गई। तो इस तरह से जब अचानक जो है बिल्ली का पंजा पड़ जाता है और चिटकिनी खुल जाती है, दरवाज़ा उसका खुल जाता है और बिल्ली तुरंत भोजन कर लेती है। तो यह जो प्रयोग था वो बार बार जब थॉर्नडाइक ने किया, तो थॉर्नडाइक ने ये पाया कि बिल्ली के द्वारा जो प्रयास में समय लगता था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। और जैसे ही बिल्ली को उन्होंने बंद किया, एक टाइम तब आया कि बिल्ली ने तुरंत ही चिटकिनी पर पंजा रखकर दरवाज़ा तुरंत खोल लिया और भोजन को ग्रहण कर लिया। तो ये जो है उन्होंने बताया कि कई सारे प्रयासों के बाद जो है बिल्ली के लिए ये संबंध स्थापित हो गया था कि उद्दीपक जो है उसको देखकर उसकी अनुक्रिया तुरंत हो जाती थी। तो इस तरह से उन्होंने संबंध बताया। संबंधवाद का सिद्धांत इनका था यह। और इसके लिए जो है थॉर्नडाइक ने 3 महत्वपूर्ण नियम दिए हैं, जिनको प्राइमरी लॉज भी कहा जाता है। इसके लिए जो है सबसे पहला नियम था कि अभ्यास का नियम, दूसरा नियम था तत्परता का नियम और तीसरा नियम था प्रभाव का नियम। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। सबसे पहला नियम है अभ्यास का नियम। तो अभ्यास का मतलब ही है कि बार बार प्रयास करते रहना। यह नियम जो है इस तथ्य पर आधारित था कि अभ्यास से व्यक्ति में पूर्णता आ जाती है। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मतलब बार बार किसी चीज़ को आप करेंगे तो आप में पूर्णता आ जाएगी, आप उस चीज़ में परफेक्ट हो जाएंगे। इसके बारे में हिलगार्ड और बावर का कहना था कि अभ्यास का नियम यह बतलाता है कि अभ्यास करने से संबंध मजबूत होता है। तो इस तरह से हिलगार्ड और बावर का भी कहना था कि बार बार आप किसी चीज़ का अभ्यास करेंगे तो उसके लिए आपका संबंध जो है मजबूत हो जाएगा। अभ्यास रोक देने से संबंध कमज़ोर पड़ जाता है। अगर आप उस चीज़ को करना बंद कर देंगे तो उसके बीच में जो संबंध होता है वह कमज़ोर पड़ जाएगा। ये जो है या भी कह सकते हैं कि अगर आप उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ ही दे रहे हैं तो हो सकता है आप उस चीज़ को भूल जाएं, करना ही एकदम बंद कर दें, आपको याद ही न रहे कि वो चीज़ करनी कैसे है। इस तरह से थॉर्नडाइक ने इस नियम को बताया है कि लॉ ऑफ यूज़, उपयोग का नियम, और दूसरी तरफ जब आप किसी चीज़ को दोबारा दोहराना बंद कर देते हैं तो उसे भूल जाते हैं। इस नियम को थॉर्नडाइक ने अनुपयोग का नियम कहा है, मतलब लॉ ऑफ डिसयूज। अगर आप किसी चीज़ को बार बार कर रहे हैं तो आप उसको उपयोग का नियम कहेंगे, और आप किसी चीज़ को करना बंद कर दे रहे हैं, उसको दोहराना बंद कर दे रहे हैं, तो उसको जो है अनुपयोग का नियम कहा जाएगा थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक का दूसरा प्राइमरी नियम था तत्परता का नियम, जिसको लॉ ऑफ रेडीनेस भी कहा जाता है। तो तत्परता का मतलब ही है कि बार बार उस चीज़ को करते रहना, लगातार उस चीज़ को करते रहना। इस नियम को थॉर्नडाइक ने एक गौड़ नियम माना है, तो यह सबसे इम्पॉर्टेंट नियम भी है। थॉर्नडाइक का कहना है कि इस नियम द्वारा हमें सिर्फ यह पता चलता है कि सीखने वाले व्यक्ति किन किन परिस्थितियों में संतुष्ट होते हैं या उसमें खींच उत्पन्न होती है। तो इस नियम द्वारा थॉर्नडाइक को यह पता चला कि जिस व्यक्ति जो है सीखने के लिए जो व्यक्ति तैयार है वह कौन सी स्थिति में संतुष्ट होगा, मतलब उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और कौन सी स्थिति उसको खींच देगी यानी कि फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा कौन सी स्थिति में वो। तो इसके लिए 3 परिस्थितियाँ बताई गई हैं थॉर्नडाइक द्वारा। पहली परिस्थिति है कि जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है, यानी कि जिस कार्य को व्यक्ति करने के लिए तैयार रहता है उसे वह करने दिया जाता है तो उसे जो है संतोष मिलता है। अगर किसी कार्य को व्यक्ति करने के लिए तैयार है और उसे वह करने दिया जा रहा है तो वो सेटिस्फाइड हो जाता है। जैसे एक बच्चा जो है अगर खेलना चाहता है, उसकी मदर उसे खेलने देती है तो वो तुरंत सेटिस्फाइड हो जाता है उस चीज़ से।
और दूसरी परिस्थिति बताई गई है कि जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है परंतु उसे वह कार्य नहीं करने दिया जाता है तो उसमें जो है खीज उत्पन्न होती है, खीज हो जाती है। तो इसे भी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि अगर जैसे बच्चा खेलना चाह रहा है और उसकी मदर उसको मना कर रही है कि नहीं आप खेलोगे नहीं, तो बच्चा जो है चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, उसमें उस चीज़ के लिए खीज आ जाती है कि मम्मा ने मना कर दिया। तीसरी आपकी परिस्थिति है कि जब व्यक्ति किसी चीज़ को करने के लिए तत्पर नहीं रहता है परंतु उसे वह कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो इससे भी व्यक्ति में खीज आ जाती है। तो अगर बच्चा पढ़ने के लिए रेडी नहीं है लेकिन उसकी मम्मा बार बार बोल रही है उससे कि नहीं आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है, तो बच्चा जो है खींच में आ जाता है, तुरंत जो है चिड़चिड़ेपन के साथ पढ़ना चालू कर देता है। तो ये जो है 3 परिस्थितियाँ थी। तत्परता का नियम जो है बताया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा, तो उसी में 3 परिस्थितियों के बारे में थॉर्नडाइक ने बताया है कि जब व्यक्ति कौन सी अवस्था में व्यक्ति जो है संतोषजनक बिहेव करता है और कौन सी स्थिति में व्यक्ति खींच का जो है व्यवहार दिखाता है। इसके बाद तीसरा प्राइमरी नियम है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है प्रभाव का नियम। इसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके सिद्धांत को प्रभाव नियम सिद्धांत भी कहा है। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि ये जो है प्रभाव नियम सिद्धांत है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी अनुक्रिया या कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। तो प्रभाव का नियम डायरेक्टली ये बताता है कि व्यक्ति अगर किसी चीज़ को सीख रहा है तो उसका प्रभाव क्या होगा, इस आधार पर ही वह उस चीज़ को सीखता है और उसके लिए अनुक्रिया करता है। इसके बाद कुछ जो है सहायक नियम भी दिए गए हैं थॉर्नडाइक ने दिया है। 3 जो है इनके प्राइमरी नियम हैं, गौड़ नियम है, उसके अलावा उन्होंने कुछ सहायक नियम दिए गए हैं, तो इनके बारे में भी जानेंगे। बहुक्रिया नियम, तो बहुक्रिया का जो नियम है इनका मल्टीपल रिस्पॉन्स, इसके बारे में इन्होंने बताया है कि इस नियम के अनुसार किसी भी सीखने की परिस्थिति में प्राणी अनेक अनुक्रिया करता है। तो इनका यह कहना था कि जब व्यक्ति किसी चीज़ को सीखता है तो उसके लिए कोई एक क्रिया नहीं करता है, बल्कि जो भी वहाँ पे पॉसिबल सबऑर्डिनेट्स होंगे उन हर एक रिस्पॉन्स को व्यक्ति उसके लिए करेगा। तो हर एक जो है प्रयास अपने लिए व्यक्ति करता है जिसमें से प्राणी उन अनुक्रिया को सीख लेता है जिससे उसे सफलता मिलती है। तो उस अनुक्रिया को बाद में वह सीखता है जिससे उसे सफलता मिल जाती है, लेकिन पहले वह हर एक जो है क्रिया को करता है उस चीज़ के लिए। फिर है तत्परता या मनोवृत्ति। तो तत्परता या मनोवृत्ति से इस बात का निर्धारण होता है कि प्राणी किस अनुक्रिया को करेगा, किस अनुक्रिया को करने में कम संतुष्टि है और किस अनुक्रिया को करने में अधिक संतुष्टि मिलेगी। तो तत्परता या मनोवृत्ति का मतलब है कि व्यक्ति यह जान लेता है या इस बात का निर्धारण कर लेता है कि किस अनुक्रिया को करने से उसको कम संतुष्टि मिलेगी और किस अनुक्रिया को करने से उसको ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। इसके बाद तीसरा सहायक नियम था सादृश्य अनुक्रिया का नियम। तो इस नियम के अनुसार प्राणी किसी नई परिस्थिति में वैसे ही अनुक्रिया को करता है जो उसके गत अनुभव और या पहले सीखी गई अनुक्रिया के सदृश होता है। तो व्यक्ति जो है वैसे ही बिहेव करने लगता है जैसे उसका पहले का एक्सपीरियंस होता है। फिर चौथा सहायक नियम था सहचर्यात्मक स्थानांतरण। इस नियम के अनुसार कोई अनुक्रिया जिसके करने की क्षमता व्यक्ति में है एक नए उद्दीपक से भी उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह बताया गया है चौथे सहचर्यात्मक स्थानांतरण में कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को कर रहा है, किसी चीज़ के लिए उसकी अनुक्रिया हो रही है, तो उसकी क्षमता जो है नए उद्दीपक के उत्पन्न होने पर ही पता चलती है। यदि एक ही अनुक्रिया को लगातार एक ही परिस्थिति में कुछ परिवर्तन के बीच उत्पन्न किया जाता है तो अंत में वही अनुक्रिया एक बिल्कुल ही नए उद्दीपक से भी उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से ये चौथे नियम के बारे में बताया गया है सहचर्यात्मक स्थानांतरण के बारे में।
यहाँ से जो है थॉर्नडाइक का नियम समाप्त होता है। अब हम देखेंगे पावलो का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो पावलो ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। प्राचीन एवं पावलियन अनुबंधन पावलो एक रूसी जो है शरीर वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपनी जीवन वृत्ति हृदय के कार्यों के अध्ययन से शुरू की थी। तो इन्होंने जो है जीवन वृत्ति हृदय के कार्यों से शुरू की थी, लेकिन बाद में इन्होंने पाचन क्रिया के दैहिक का विशेष रूप से अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया और उनका यह अध्ययन जो है इतना महत्वपूर्ण और लोकप्रिय हुआ कि जो है 1904 में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पावलो एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिनको 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बिल्कुल ही संयोग से पावलो ने इन अध्ययनों के दौरान लार में अनुबंधन यानी कि सैलिवरी कंडीशनिंग की घटना का अध्ययन किया। इससे संबंधित सीखने के एक सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। तो बाद में पावलो ने एक लार में अनुबंधन का सिद्धांत दिया, जिसके बारे में उन्होंने जिसे अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से जाना गया। इसी को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। पावलो ने अपने सीखने के सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना है। तो पावलो ने अनुबंधन को ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी है, तो इनको जो है अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। पावलो ने सीखने के इस अनुबंधन सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, तो पावलो के इस जो है अनुबंधन को के सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, टाइप एस अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्लासिकल अनुबंधन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पावलो ने ही अधिगम का क्लासिकल प्रयोगशाला अध्ययन किया था। तो पावलो ने अधिगम का क्लासिकल प्रयोगशाला पर अध्ययन किया था, इसलिए इसको क्लासिकल अनुबंधन भी कहा जाता है। पावलो का प्रयोग जो है कुत्ते पर था। तो इस तरह से उनका यह चित्र बताया गया है कि उन्होंने कैसे जो है प्रयोग किया था। तो इन्होंने जो है एक भूखे कुत्ते पर प्रयोग किया था। एक भूखे कुत्ते को जो है इन्होंने बांध दिया था, उसके सामने भोजन रखा था। तो कुत्ते का क्या रिएक्शन था, क्या अनुक्रिया कर रहा था कुत्ता, इसके बारे में इन्होंने सिद्धांत दिया है। तो इनके सिद्धांत में बताया गया है कि एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया गया था। कुत्ते के सामने भोजन लाया गया और चूँकि कुत्ता जो है वो भूखा था, इसलिए भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। तो भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में भूख के मारे लार आ जाती थी। कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने के 4 से 5 सेकंड अर्थात 400 से 500 मिली सेकंड पहले एक घंटी बजाई जाती थी। तो भोजन कुत्ते को देने से पहले 4 से 5 सेकंड पहले उसके एक घंटी बजा दी जाती थी। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई। तो यह प्रयोग लगातार जो है किया गया। यह देखा गया कि बिना भोजन लाए ही मात्र घंटी की आवाज़ पर कुत्ते के मुंह में लार निकलना शुरू हो गया। तो ऐसे जो है पावलो का जो है प्रयोग किया गया कि एक जो है भूखा कुत्ता था, उसको उन्होंने एक बॉक्स पे खड़ा किया और उसके सामने भोजन रख दिया। तो भोजन देने से 4 से 5 मिनट में पहले जो है एक घंटी बजाई जाती थी। तो कुत्ते को लगता था कि घंटी बजी तो इसका मतलब अब भोजन मिल जाएगा। यह प्रयोग जब लगातार किया गया तो उसकी यहाँ पे कंडीशनिंग हो जाती थी। लेकिन एक बार घंटी बजाई गई पर उसको जो है खाना नहीं दिया गया, उसको भोजन नहीं दिया गया, तब भी जो है कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। तो पावलो के अनुसार कुत्ता घंटी की आवाज़ पर लार के स्राव करने की जो क्रिया को सीख गया था। तो जैसे ही घंटी बजती थी उसके मुंह में लार आ जाती थी, इस क्रिया को वह सीख गया था। उनके अनुसार घंटी की आवाज़ जो है वो कुत्ते के लिए एक उद्दीपक का काम कर रही थी और उसके मुंह में लार का स्राव होना यह उसकी एक अनुक्रिया थी। तो घंटी यहाँ पे उद्दीपक का काम कर रही थी और मुंह में लार आ जाना अनुक्रिया था।
इसके बीच में एक सहचर्य कायम हो गया था, जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी थी पावलो ने। तो पावलो के सिद्धांत में कुछ टर्म्स यूज किए गए हैं जिनके बारे में समझना जरूरी होता है। सबसे पहला टर्म है कि स्वाभाविक उद्दीपक। तो अनकंडीशनल या अनकंडीशनड स्टिमुलस जो होता है उसके बारे में समझेंगे। स्वाभाविक उद्दीपक वैसे उद्दीपक को कहा जाता है जो बिना किसी पूर्व प्रशिक्षण के ही प्राणी के में अनुक्रिया उत्पन्न करता है। तो स्वाभाविक उद्दीपक वे होते हैं जिनको पहले से किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए जो है मनुष्य जब अनुक्रिया करता है, रिस्पॉन्स देता है, तो उनको स्वाभाविक उद्दीपक कहा जाता है। जैसे कि पावलो के प्रयोग में भोजन एक जो है स्वाभाविक उद्दीपक था, जो लाल स्राव करने की अनुक्रिया बिना किसी प्रशिक्षण का ही करता था। तो कुत्ता जो है अपनी लार जो है उस कुत्ते के मुंह में लार आ जाना, इसमें बिना किसी प्रशिक्षण के ही होता था। इसके बाद है स्वाभाविक अनुक्रिया। तो स्वाभाविक अनुक्रिया क्या होती है? स्वाभाविक अनुक्रिया वैसी अनुक्रिया को कहा जाता है जो स्वाभाविक उद्दीपक द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो अगर कोई आपके सामने स्वाभाविक उद्दीपक है, उसके लिए आपकी जो स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है उसको जो है स्वाभाविक अनुक्रिया कहा जाता है। जैसे पावलो के प्रयोग में भोजन देखकर कुत्ते के मुंह में लार आ जाना, वो एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। इसके बाद है अनुबंधित उद्दीपक। तो अनुबंधित उद्दीपक क्या है? यह ऐसा उद्दीपक होता है जिसे यदि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ या उससे कुछ सेकंड पहले लगातार कुछ प्रयासों तक किया जाए तो वह उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक के सामने ही अनुक्रिया उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है। जैसे पावलो के प्रयोग में घंटी की आवाज़ एक अनुबंधित उद्दीपक का उदाहरण है। तो पावलो के प्रयोग में जो घंटी की आवाज़ थी वो एक अनुबंधित उद्दीपक का कार्य कर रही थी। इसके बाद आता है अनुबंधित अनुक्रिया क्या है? तो अनुबंधित अनुक्रिया जो है, जब अनुबंधित उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक के साथ संयोजित हो जाता है, तो जब हमारा अनुबंधित उद्दीपक जो है वो स्वाभाविक उद्दीपक के साथ संयोजित होगा तो कुछ प्रयासों के बाद अनुबंधित उद्दीपक के प्रति प्राणी ठीक वैसे ही अनुक्रिया करने लगता है जैसा वह स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति करता है। तो इसमें जो है प्राणी अनुबंधित उद्दीपक के लिए भी वैसे ही क्रिया करने लगता है जैसे वो स्वाभाविक उद्दीपक के लिए करता था। इस तरह की अनुक्रिया को अनुबंधित अनुक्रिया कहा जाता है। तो इस तरह जो अनुक्रिया होगी उसको अनुबंधित अनुक्रिया का नाम दिया जाएगा। जैसे कि पावलो के प्रयोग में बिना भोजन देखे ही घंटी की आवाज़ सुनकर कुत्ते के मुंह में लार की अनुक्रिया का होना जो है अनुबंधित अनुक्रिया का उदाहरण है। इसके बाद का टर्म है उद्दीपक सामान्यीकरण। तो उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है? सीखने के प्रारंभ के प्रयासों में ऐसा देखा जाता है कि सिर्फ मूल अनुबंधित उद्दीपक के प्रति ही प्राणी अनुक्रिया करता है। तो ऐसा देखा जाता है कि पहले जो प्रयास प्राणी करता है उसमें वह अनुबंधित उद्दीपक को ही देखकर उसके प्राणी में जो है अनुक्रिया होती है, बल्कि उससे मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के लिए उसे सही ढंग से अनुक्रिया नहीं करता है। इसे ही उद्दीपक सामान्यीकरण की संज्ञा दी गई है। तो स्टार्टिंग में जब व्यक्ति ओरिजिनल उद्दीपक देखता है, मतलब कि अनुबंधित उद्दीपक को देखता है, तभी वह अनुक्रिया करता है। अगर उससे मिलता जुलता कोई उद्दीपक देखता है तो उसके लिए वह ढंग से अनुक्रिया नहीं करता है। इसी चीज़ को उद्दीपक सामान्यीकरण की संज्ञा दी गई है। इसके बाद का टर्म है विभेदन, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। तो विभेदन की घटना उद्दीपक सामान्यीकरण के ठीक विपरीत घटना है। तो उद्दीपक सामान्यीकरण के ठीक विपरीत जो घटना होती है उसको विभेदन की घटना कहा गया है। जैसे जैसे सीखने के लिए दिए जाने वाले प्रयासों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे प्राणी मूल अनुबंधित उद्दीपक या अन्य समान उद्दीपकों के बीच अंतर या विभेद कर लेता है। तो जैसे जैसे प्राणी जो है प्रयास करता जाता है, उस प्रयासों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वह मूल अनुबंधित उद्दीपक व अन्य समान उद्दीपकों के बीच में अंतर करना सीख जाता है। फिर आता है पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। तो पावलियन
अनुबंधन के पुनर्बलन का एक जो है महत्वपूर्ण स्थान है इसमें। पाउलियन के अनुबंधन सिद्धांत में पाउलो के प्रयोग में भोजन एक प्रकार का पुनर्बलन है। तो भोजन इसमें जो कार्य कर रहा था वह पुनर्बलन का कार्य कर रहा था, जो कुत्ते को लाल स्राव की अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित कर रहा था। तो भोजन जो है कुत्ते के मुंह में लार आने के लिए उसको प्रेरित कर रहा था। सचमुच में भोजन यहाँ पर एक मुख्य पुनर्बलन का उदाहरण था। तो पुनर्बलन क्या होता है ये आपने जान लिया। पुनर्बलन का सबसे पहले प्रयोग पाउलो ने अपने जो है अनुबंधन सिद्धांत में किया था। तो पाउलो का प्रयोग भी यहाँ पे समाप्त होता है। अब आता है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, और इसको नैमित्तिक अनुबंधन का नाम भी दिया जाता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तो स्किनर ने 1938 द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत नैमित्तिक अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, इस नियम को जो है इतने सारे नामों से जाना जाता है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। तो स्किनर ने ये जो है नियम दिया है, सिद्धांत दिया है। यह प्राचीन अनुबंधन की अपेक्षा अधिक उपयोगी एवं व्यवहारिक है। तो ये जो सिद्धांत था स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये ज़्यादा उपयोगी और व्यवहारिक माना गया है। इसके विपरीत सक्रिय अनुबंधन की अवधारणा यह है कि प्राणी को वांछित उद्दीपक या परिमाण प्राप्त करने या कष्टदायक उद्दीपक से बचने के लिए प्रत्याशित उचित एवं सही अनुक्रिया पहले स्वयं प्रदर्शित करना होता है। तो इस तरह से बताया गया कि सक्रिय अनुबंधन में प्राणी जिस चीज़ को चाहता है या उसके लिए जो परिणाम वो चाहता है या कष्टदायक उद्दीपक से वो बचना चाहता है, तो उसके लिए उसको सबसे पहले सही अनुक्रिया करनी होगी। अगर वो उसका व्यवहार सही होगा तभी वो कष्टदायक उद्दीपक से बच सकता है। अर्थात उद्दीपक या परिस्थिति के निमित्तिक प्राणी द्वारा किए जाने वाले व्यवहार ही परिणाम का स्वरूप निर्धारित करता है। तो प्राणी जैसी अनुक्रिया करेगा उसका जो है वैसा ही परिणाम आएगा। इसी कारण इसको नैमित्तिक अनुबंधन कहा गया है, क्योंकि यह प्राणी पर ही निर्भर करता है कि उसको कैसा परिणाम मिलेगा। इसी आधार पर इसे संक्रियात्मक या क्रिया प्रसूत अधिगम, ऑपरेंट लर्निंग के भी नाम से जाना गया है। तो हिलगार्ड और बावर का कहना था 1981 में इन्होंने बताया है कि जैसा व्यक्ति क्रिया करता है वैसा ही उसको परिणाम मिलता है, इसलिए इसको संक्रियात्मक या क्रिया प्रसूत अधिगम कहा गया है। पोस्टमैन या ईगन ने भी लिखा है कि नैमित्तिक अनुबंधन में धनात्मक पुनर्बलन का प्राप्त होना या नकारात्मक पुनर्बलन से बचना इस बात पर निर्भर करता है कि किसी अधिगम परिस्थिति में प्रयोज्य कैसा व्यवहार करता है। तो इसके लिए पोस्टमैन एवं ईगन ने भी 1967 में बताया है कि नैमित्तिक अनुबंधन में धनात्मक पुनर्बलन मिलेगा, मतलब कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट किया जाएगा या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट किया जाएगा, नकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि अधिगमकर्ता कैसा व्यवहार करेगा या उसकी अनुक्रिया कैसी होगी। तो स्किनर का प्रयोग जो है चूहे पे उन्होंने प्रयोग किया था। तो ये जो है उनके प्रयोग का चित्र है। इसको भी इन्होंने एक बॉक्स में बंद कर दिया था। इनके प्रयोग के बारे में आप जानेंगे। तो चूहों पर प्रयोग करने के लिए उन्होंने एक विशेष बक्से के आकार का एक यंत्र बनवाया था, जिसे उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष कहा। ऑपरेंट कंडीशनिंग कक्ष था ये जो है, लेकिन बाद में इसको स्किनर बॉक्स के नाम से जाना गया। तो ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं इसको स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष का नाम दिया, लेकिन बाद में इसे जो है स्किनर बॉक्स के नाम से जाना गया। जिसमें ये चूहा है उस बॉडी को पूरे स्किनर बॉक्स का नाम दिया गया। वास्तव में थॉर्नडाइक के द्वारा प्रयुक्त पहेली पिंजरा का एक सुधरा और विकसित रूप था ये स्किनर बॉक्स।
स्किनर बॉक्स के अंदर जालीदार फर्श, प्रकाशोध्वनि व्यवस्था व लीवर तथा भोजन तस्तरी होता था। तो इसी में जो है भोजन तस्तरी थी, जालीदार इसकी जो है इसका बेस था। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि स्किनर बॉक्स था कैसा। तो स्किनर ने लीवर बॉक्स में लीवर को दबाने पर प्रकाश या किसी विशेष आवाज़ होने के साथ साथ भोज तस्तरी में थोड़ा सा भोजन आ जाता था। तो स्किनर का ये जो बॉक्स है, इसमें जब चूहा लीवर पर अपना जो है पंजा रखता था तो इसमें कोई तरह का प्रकाश उत्पन्न होता था, जैसे कि आपको सिग्नल लाइट दिख रही है इसमें। अगर लीवर पर हाथ उसका पंजा पड़ा तो इसमें जो है लाइट जलती थी, या जो भोज तस्तरी है उसमें कुछ भोजन आ जाता था। तो प्रयोग के अवलोकनों को लिपिबद्ध करने के लिए लीवर का संबंध एक ऐसी लेखन व्यवस्था रिकॉर्डिंग सिस्टम से रहता था जो प्रयोग के बीच के समय के साथ साथ लीवर दबाने की आवृत्ति को संचयी ग्राफ, क्यूमुलेटिव ग्राफ के रूप में अंकित करती रहती थी। तो जितनी बार चूहा जो है प्रयास करता था लीवर को दबाकर खाना पाने के लिए, भोजन को पाने के लिए, उतनी बार जो है इसमें एक रिकॉर्डिंग सिस्टम था जिसको जो है वो क्यूमुलेटिव ग्राफ के थ्रू जो है पूरा रिकॉर्ड कर रहा था। तो इसको एक संचयी ग्राफ के द्वारा अंकित किया गया। बाद में प्रयोग हेतु स्किनर ने एक भूखे चूहे को स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया था। प्रारंभ में चूहा बक्से में इधर उधर घूम रहा था, उछल कूद कर रहा था। इसी बीच उससे जो है लीवर दब जाता है तो घंटी की आवाज़ हुई और खाना जो है तस्तरी में आ गया। चूहा तुरंत खाना भोजन को नहीं देख पाता है, लेकिन बाद में देखकर खा लेता है। तो चूहा जो है इधर उधर उछल कूद कर रहा था, तो उससे जो है लीवर पर उसका पंजा पड़ा और भोजन जो है तुरंत उसकी तस्तरी में आ गया। और एक जो है घंटी की आवाज़ हुई जब उसका पंजा जो है लीवर पर पड़ा, लेकिन चूहा तुरंत जो है खाने को नहीं देख पाता है। बाद में वह देखता है तो तुरंत जो है खाना खा लेता है। इसी तरह कई बार प्रयास करने के बाद वह लीवर दबाकर भोजन गिराना सीख गया। तो बार बार इस प्रयास को करने पर चूहा यह सीख गया कि कैसे लीवर दबाने पर खाना उसे तुरंत मिल जाएगा। इस प्रकार से चूहा लीवर दबाने के लिए स्वतंत्र होता है। वह जितनी बार लीवर दबाएगा घंटी की आवाज़ होगी और भोजन जो है तस्तरी में गिर जाएगा। तो इस तरह से इनका प्रयोग था कि चूहा जितनी बार लीवर को दबाता स्वतंत्रता पूर्वक उतनी बार लीवर से आवाज़ आती और भोजन तस्तरी में गिर जाता था। स्किनर ने भोजन प्राप्त करने के बाद से समय अंतराल में लीवर दबाने के चूहे के व्यवहार का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला कि भोजन रूपी पुनर्बलन चूहे को लीवर दबाने के लिए प्रेरित करता था। तो भोजन का आ जाना वहाँ पे चूहे के लिए एक तरह से पुनर्बलन का कार्य कर रहा था। तो इससे जो है चूहा लीवर को दबाने के लिए प्रेरित होता था एवं पुनर्बलन के फलस्वरूप चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख गया। तो कैसे चूहा जो है भोजन प्राप्त कर कर उसको पुनर्बलन मिलता था, तो वो लीवर दबाना इससे सीख गया था। अर्थात क्रिया प्रसूत के बाद पुनर्बलित उद्दीपक किया जाता है तो प्राणी उससे बार बार दोहराता है। इस प्रकार से मिले पुनर्बलन से सीखने में स्थायित्व आ जाता है। तो जब बार बार प्रयास किया जाता है तो आपको पुनर्बलित उद्दीपक प्राप्त होता है, तो आप उस जो है क्रिया को बार बार दोहराते हैं और मिले हुए पुनर्बलन का आप में स्थायित्व हो जाता है। सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन, तो स्किनर के जो प्रयोग में पुनर्बलन का यूज हुआ है वो सक्रिय अनुबंधन के रूप में हुआ है। नैमित्तिक अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन या संक्रियात्मक अनुबंधन में प्रबलनों की विशेष भूमिका होती है। जैसे उचित या सही व्यवहार किए जाने पर धनात्मक पुनर्बलन की आपूर्ति होती है, या अनुचित व्यवहार करने पर नकारात्मक उद्दीपक का उपयोग किया जाता है, ताकि
उसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। तो आप सही व्यवहार करेंगे तो आपको जो है धनात्मक पुनर्बलन मिलेगा, अनुचित व्यवहार करेंगे तो नकारात्मक उद्दीपक मिलेगा, ताकि आप उस चीज़ को दोबारा ना दोहराएं। पुनर्बलन को इस तरह से 4 तरह के वर्गों में बांटा गया है। पहला है धनात्मक पुनर्बलन। तो कोई भी सुखद वस्तु या उद्दीपक जो उचित व्यवहार होने पर प्रयोज्य को प्राप्त होता है, जैसे अच्छे अंक प्राप्त करना, तो ये जो है धनात्मक पुनर्बलन है। यह संबंधित व्यवहार के प्रदर्शन की संभावना में वृद्धि करता है। तो धनात्मक पुनर्बलन जो है वो व्यवहार में बढ़ावा देता है। नकारात्मक पुनर्बलन मतलब आप अगर किसी कष्टप्रद वस्तु को चाहते हैं कि इसकी आपूर्ति को रोक दिया जाए, तो इसके लिए जो है नकारात्मक पुनर्बलन को यूज़ किया जाता है, ताकि उस जो है व्यवहार को दोबारा ना किया जाए। शरारत कर रहे किसी बच्चे को तब जाने दिया जाता है जब वह नोक-झोंक बंद कर देता है। तो ये जो है नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। इसके बाद आता है धनात्मक दंड। तो धनात्मक दंड क्या है? किसी अनुचित व्यवहार के घटित होने पर किसी कष्टप्रद वस्तु या उद्दीपक को प्रस्तुत करना, जैसे परीक्षा में कम अंक प्राप्त करने पर छात्र की प्रशंसा ना करना या निंदा करना। तो अगर कोई जो है छात्र है ऐसा जो परीक्षा में कम अंक लाया है, तो उसकी प्रशंसा न करना, ये एक धनात्मक दंड है। नकारात्मक दंड क्या होता है? तो किसी अनुचित व्यवहार के घटित होने पर सुखद वस्तु की आपूर्ति को रोक देना। इससे अनुचित व्यवहार की संभावना घट जाती है, जैसे कि उदंड व्यवहार कर रहे बालक को टीवी देखने से रोक देना, ये उसके लिए एक नकारात्मक दंड होगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन और शिक्षा। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो दिया गया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो स्किनर के द्वारा दी गई है, उसका और शिक्षा का क्या संबंध है? तो इसके बारे में जो है बताया गया है कि पुनर्बलन इस अधिगम के अभ्यास द्वारा क्रिया पर विशेष बल दिया गया है कि कौन सा प्राणी कौन सी स्थिति में कैसी क्रिया करेगा। यह आवश्यक है कि शिक्षक बालक को उचित कार्य करने के लिए समय समय पर पुनर्बलन करते रहना चाहिए। तो शिक्षक जो है समय समय पर बच्चों को पुनर्बलन करते रहना चाहिए शिक्षक के द्वारा। दूसरा है सीखने का स्वरूप प्रदान करना। तो शिक्षक के द्वारा बच्चे को सीखने के लिए एक स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए, ऐसा व्यवहार उसके साथ करना चाहिए कि वह हर एक चीज़ को सीख सकता है। फिर बाद आता है शब्द भंडारण। तो बच्चों में जो है शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का उपयोग कराना चाहिए। इसीलिए यह प्रयोग किया ही गया है। फिर आता है संतोष। तो काम की समाप्ति पर या सफलता मिलने पर प्रशंसा की जानी चाहिए, जिससे कि बच्चे को संतोष मिले, वह जो है क्रिया को बल देता रहे। निंदात्मक शिक्षण। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत मंद बुद्धि वाले या मानसिक रोगियों को आवश्यक व्यवहार से सीखने की सहायता देता है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है वो मंद बुद्धि या मानसिक रोगियों के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। पद विभाजन। तो क्रिया प्रसूत अधिगम जो है वो सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे सोपानों में बांट देता है, और शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने की गति और सफलता में वृद्धि की जा सकती है। इसके बाद आता है अभिक्रमिक अधिगम। तो अभिक्रमिक अधिगम क्या होता है? सीखने के अंतर्गत अभिक्रमित संबंधी विधि प्रकाश में आई है, जिसको कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा गति में लाया गया है। परिणाम की जानकारी होना। तो स्किनर के विचारानुसार यदि व्यक्ति को कार्य के परिणामों की जानकारी होगी तो उसके सीखने में इसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। कि बच्चा यह पहले से जानता हो कि इसका परिणाम क्या होगा, तो उसका व्यवहार अलग होगा और ज़्यादा प्रभावित होगा। घर के कार्य में संशोधन का भी छात्र में सीखने की गति एवं गुण का प्रभाव पड़ता है। इस तरह से अधिगम का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो इसके अधिगम के बारे में जितने सिद्धांत थे इसके बारे में हमने चर्चा की। थैंक यू एवरीवन।